वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आपका अपने चैनल क्विक साइंस में बहुत बहुत वेलकम है। जैसा कि हम सीटेट साइंस पेपर 2 के लिए तैयारी कर रहे हैं और उसमें हम प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देख रहे हैं 2021 के, जो अलग अलग शिफ्टों में पूछे गए थे। और आज ये हमारी लास्ट क्लास होने वाली है 44 क्लास, जिसमें हम 21 जनवरी 2022 के पैडागोजी के क्वेश्चन देखने वाले हैं। और इसी के साथ ये हमारी पूरी सीरीज़ जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, जिसमें हमने 2021 के कंटेंट और पैडागोजी के पूरे क्वेश्चन कंप्लीट करे। अगर ये सीरीज़ आप देखते हैं तो 50% जो काम है वो आपका हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पैटर्न, पूरा सिलेबस और किस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं वो पूरा समझ में आ जाएगा कि किन टॉपिकों पर आपको ध्यान देना है। क्योंकि 2021 के पैटर्न पर ही आपको जो अब ये क्वेश्चंस हैं 22-23 में देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स नेचर ऑफ साइंस। निम्नलिखित कथन में से कौन सा विज्ञान की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है। सबसे अच्छा बताना है कि कौन सा यहाँ पर फीचर होगा नेचर ऑफ साइंस के बारे में, विज्ञान की प्रकृति के बारे में। साइंस इज अबाउट एप्रिशिएशन ऑफ नेचर। विज्ञान प्रकृति की सराहना करने के बारे में नहीं कि साइंस हम इसलिए थोड़ी पढ़ते हैं, उसकी प्रकृति ये थोड़ी है कि उसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा नेचर है, जो हमारी प्रकृति है, उसकी हम अप्रिशिएट करते हैं। नहीं, ये पॉइंट बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है नेचर से। साइंस इज़ एन इंडिविजुअल परसूट। विज्ञान में व्यक्तिगत खोज होता है। नहीं, व्यक्तिगत खोज की कोई बात नहीं होती, कोई भी किस तरीके से खोज कर सकता है, तो ये भी यहाँ से हट जाएगा। साइंस इज़ वैल्यू फ्री एंड ऑब्जेक्टिव टू द कोर। विज्ञान जो होती है वो मूल्य मुक्त और निष्पक्ष होती है, ये विज्ञान का एक नेचर होता है। चलिए फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं। साइंस इज़ अ सोशल एंडीवर। ये भी विज्ञान का एक नेचर होता है, विज्ञान के सामाजिक प्रयास है। बिल्कुल ये बात सही हो जाएगी। अब इन दोनों में से सबसे बेस्ट ढूंढना है, क्योंकि यहाँ पर बोला था बेस्ट डिस्क्राइब, कौन करेगा प्रकृति का, विज्ञान की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा। देखिए ये भी एक नेचर होता है साइंस का कि विज्ञान जो है वो वैल्यू फ्री है और निष्पक्ष होती है, लेकिन जो विज्ञान है वो सामाजिक प्रयास है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सोशल एंडीवर है। क्योंकि साइंस सोसाइटी के अकॉर्डिंग ही चलती है। जैसे जैसे समाज बदलता है वैसे वैसे टेक्नोलॉजी बदलती है और वैसे वैसे विज्ञान की खोजें, जो विज्ञान को लेकर आपकी थिंकिंग है, विज्ञान का जो नेचर है वो भी परिवर्तित होता चला जाता है। तो विज्ञान जो है वो क्या है, एक सोशल एंडीवर है। जैसे जैसे समाज होता है उसी तरह की खोजें होती जा रही हैं और उसी तरह से मॉडिफिकेशन हो रहे हैं और उसी तरह से विज्ञान जो है अपना रोल प्ले कर रहा है। तो बेस्ट जो नेचर यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहा है वो होगा ऑप्शन नंबर 4। साइंस इज अ सोशल एंडीवर। विज्ञान में सामाजिक प्रयास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फोर्थ। व्हाट इज़ द नीड फॉर हैविंग अ हिस्टोरिकल वैलिडिटी साइंस कैरिकुलम। हिस्टोरिकली वैलिडिटी साइंस कैरिकुलम में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट भी हो गया है कि विज्ञान की पाठ्यचर्या में ऐतिहासिक रूप से वैध होने की क्या आवश्यकता है, कि साइंस जो पास से लेकर, हिस्ट्री से लेकर कनेक्ट करती हुई आ रही है, टाइम के साथ कैसे जो है चेंजेस होते जा रहे हैं, वही आपकी क्या होती है, हिस्टोरिकल वैलिडिटी होती है विज्ञान में। तो अब हमको बताने हैं कौन से ऑप्शन यहाँ पर बेस्ट सुइटेबल होंगे। इट हेल्प्स अंडरस्टैंड हाउ सोशल फैक्टर इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ साइंस। बिल्कुल, ये अभी हमने नेचर ऑफ साइंस में भी देखा था। यह समझने में मदद करता है कि कैसे सामाजिक कारक विज्ञान के विकास को प्रभावित करते हैं। सामाजिक कारक जो होते हैं, जो आपके क्या कहते हैं, सोशल फैक्टर होते हैं, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। मैंने अभी पीछे भी समझा दिया था आपको। तो ये तो बिल्कुल हिस्टोरिकल वैलिडिटी से मैच कर रहा है, क्योंकि जो सोसाइटी है, जैसे पीछे हिस्ट्री में लोग थे, उनके रहने का तरीका अलग था, तो साइंस की चीज़ें जो वहाँ पर यूज़ होती थी या साइंस वहाँ पर जो लगती थी वो भी अलग थी। जैसे जैसे समय बदलता गया वैसे वैसे जो है हिस्ट्री के साथ साथ क्या हुआ, जैसे जैसे मॉडिफिकेशन होता चला गया, तो साइंस का जो डेवलपमेंट है वो भी बढ़ता चला गया। तो जो सोशल फैक्टर हैं, जो हमारी सोसाइटी के फैक्टर हैं, जो हिस्ट्री से कनेक्ट होते हैं, वो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट ऑफ साइंस में प्रभाव डालते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 तो जो है वैज्ञानिक रूप से वैध होने के लिए इसमें आवश्यक हो जाएगा, सॉरी ऐतिहासिक रूप से। पहला ऑप्शन यहाँ पर कहीं ना कहीं मैच करता हुआ दिख रहा है। इट हेल्प द लर्नर टू व्यू साइंस एज इनफेलिएबल। यह शिक्षार्थियों को विज्ञान के अचूक के रूप में देखने में मदद करता है। ये कहीं से कहीं तक मैच नहीं कर रहा है हिस्टोरिकल वैलिडिटी से, तो ये पॉइंट हो गया, यहाँ से हट गया।
ए यहाँ पर सही है हमारा, तो या तो ए और बी सही होना था या ए और सी सही होना था। तो अब यहाँ पर क्योंकि बी पॉइंट हट गया है तो आंसर सीधी सी बात है ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, ए और सी। इस तरह से भी आप डायरेक्ट अपने आंसर पर पहुँच सकते हैं। इट हेल्प लर्नर अप्रिशिएट हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस इवॉल्व विथ टाइम। ये पॉइंट बहुत बार आया है हिस्टोरिकल वैलिडिटी से। हिस्टोरिकल वैलिडिटी जब भी आए तो ये पॉइंट वहाँ पर सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट होता है। विज्ञान की अवधारणाएं समय के साथ कैसे विकसित होती हैं, यह सराहना करने में शिक्षार्थियों की मदद करना, यही हमारा हिस्टोरिकल वैलिडिटी साइंस कैरिकुलम होगा। और हमारा कैरिकुलम ऐसा ही होना चाहिए, जो हमारी पाठ्यचर्या है वो इसी तरह की बने होनी चाहिए कि उसमें बच्चे को समझ में आए कैसे समय के साथ जो हैं विज्ञान की अवधारणाएं जो होती हैं, साइंस जो है वो किस तरह से इवॉल्व हो रही है विद टाइम, वो कैरिकुलम में दिखाना चाहिए। और साथ में कैरिकुलम में ये भी दिखाना चाहिए कि कैसे सोशल फैक्टर जो हैं वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ साइंस को। तो पहला और सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन नंबर 4 हो गया हमारा यहाँ पर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थर्ड। According to NCF 2005, the pedagogical practice recommended at the upper primary stage are। NCF 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर अनुशंसित शिक्षण शास्त्रीय अभ्यास क्या हैं, ये हमको बताने हैं। कौन सी चीज़ें हमें अपर प्राइमरी लेवल पर करानी चाहिए, कौन कौन सी पेडागोजिकल प्रैक्टिस हमको करानी चाहिए। ग्रुप डिस्कशन तो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, सामूहिक चर्चा जो है वो इम्पॉर्टेंट है। तो ए तो आपका आंसर होगा, और जब ए आंसर होगा तो यहाँ से 2 ऑप्शन हो गए बाहर। अब या तो ए और बी है या ए और सी है। डिज़ाइनिंग सिंपल इन्वेस्टिगेशन, बिल्कुल सरल जांच की रूपरेखा तैयार करना। सिंपल इन्वेस्टिगेशन बच्चों से डिज़ाइन करवाई जाती हैं, छोटी छोटी इन्वेस्टिगेशन करना, छोटी छोटी खोजें करना, वो साइंस में इंपॉर्टेंट है। ये अपर प्राइमरी स्टेज पे टीचर को कराना चाहिए। तो ए और बी यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। सी को भी देख लेते हैं। वेरिफिकेशन ऑफ द थ्योरेटिकल प्रिंसिपल, सैद्धांतिक नियमों की सत्यापन करना, ये बिल्कुल भी मैच नहीं करेगा, आपको पता है, क्योंकि साइंस क्या होती है, सिर्फ प्रैक्टिकल चीज़ें ज़्यादा फोकस करी जाती हैं, एक्सपेरिमेंट पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। रिसर्च सेल्फ से जो बच्चे खुद से खोज करते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, सेल्फ इन्वेस्टिगेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इंक्वायरी अप्रोच ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पर ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं रादर दैन जो थ्योरेटिकल प्रिंसिपल हैं, जो आपके क्या कहते हैं सैद्धांतिक नियम हैं, उन पर ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है अपर प्राइमरी स्टेज पर। तो ए और बी यहाँ पर सही होगा, मतलब ऑप्शन 3 हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ। फ्रॉम द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट साइंस आइडेंटिफाई द वन दैट इज़ फॉल्स। यहाँ पर हमको गलत जो स्टेटमेंट है, गलत जो कथन है विज्ञान के बारे में, वो हमको यहाँ पर पहचानना है। साइंस आइडियाज़ आर टेंटेटिव, ये हमने बहुत बार पढ़ लिया है पेडागोजी में। वैज्ञानिक विचार जो होते हैं वो अस्थायी होते हैं, समय के साथ जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती हैं तो उनमें परिवर्तन आता चला जाता है। जैसे मैंने बहुत बार ये एग्जाम्पल दिया है कि बचपन में हम पढ़ते थे कि जो हमारे प्लैनेट हैं वो 9 हैं, लेकिन अब हम पढ़ते हैं हमारे प्लैनेट जो हैं वो 8 हैं। तो विज्ञान में चेंज हुआ। तो विज्ञान क्या है, वो अस्थायी है, उसमें परिवर्तन होता रहता है, वो टेंटेटिव है। तो ये तो पॉजिटिव पॉइंट है, और हमें ढूंढना है नेगेटिव पॉइंट। टेक्नोलॉजी हैज़ प्रिसीडेड साइंस इन द हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन, बिल्कुल प्रौद्योगिकी सभ्यता के इतिहास में विज्ञान से पहले आई है, पहले टेक्नोलॉजी आई है, फिर उसके बाद जो है विज्ञान जो है वहाँ पर रोल प्ले करा है। तो ऑप्शन नंबर 2 भी यहाँ पर सही होगा। द साइंटिफिक मैथड इज़ द ओनली गाइड फॉर कंडक्टिंग रिसर्च, जब भी मैंने बोला, जब भी कहीं पर्टिकुलर चीज़ पर फोकस कर दिया जाता है तो वो ऑप्शन सही नहीं होता कि बस यही एक तरीका है। साइंस में जब भी कभी ये सब ऑप्शन है कि बस यही एक तरीका है, तो वो कभी भी सही नहीं होगा। वैज्ञानिक विधि अनुसंधान करने के लिए एकमात्र मार्गदर्शिका है, नहीं साइंटिफिक मैथड इज़ द ओनली गाइड फॉर कंडक्टिंग रिसर्च, नहीं साइंटिफिक मैथड थोड़ी है, बहुत सारी रिसर्च भी हो सकती हैं, बहुत सारी एक्टिविटी भी हो सकती हैं, प्रोजेक्ट वर्क भी हो सकते हैं, वो भी तरीके हो सकते हैं कंडक्टिंग रिसर्च के लिए। तो ऑप्शन नंबर 3 ही जो है वो यहाँ पर फॉल्स होगा, गलत होगा। बाकी फोर्थ ऑप्शन देखें। इन साइंस सेल्फ एग्जामिनेशन एंड स्केप्टिसिज्म इज इम्पॉर्टेंट, विज्ञान में आत्म परीक्षा और संशयवाद महत्वपूर्ण होता है। याद रखिए संशयवाद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब डाउट होता है तभी हम चीज़ों को करते हैं और फिर कहीं निष्कर्ष पर पहुँचते हैं, और ये विज्ञान में इंपॉर्टेंट है, साइंस में इंपॉर्टेंट है। तो फोर्थ ऑप्शन भी पॉजिटिव है, थर्ड ऑप्शन ही यहाँ पर निगेटिव है, और यही हमारा हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ। आशु वॉज given individual task for measuring the body temperature of at least 5 classmates. Flowing are the task specific indicator to
एसेस आशु, आइडेंटिफाई द अनडिजायरेबल इंडिकेटर। यहाँ पर फिर से हमें नेगेटिव ही पॉइंट बताना है, अवांछनीय संकेतन की पहचान करनी है। आशु को कम से कम 5 सहपाठियों के शरीर के तापमान को मापने का काम सौंपा गया। आशु का जो है आकलन करने के विशिष्ट संकेतन निम्नलिखित हैं। तो कौन सा यहाँ पर उसने मतलब आकलन किया तो उसने ये पॉइंट लिखे होंगे, तो इनमें कौन सा गलत पॉइंट है ये हमको बताना है। उपयोग से पहले थर्मामीटर को धोना और पोंछना, बिल्कुल ये तो जो है उसने जो लिखा होगा उसमें होगा बिल्कुल कि जो थर्मामीटर है उपयोग से पहले उसको धोना भी है और पोंछना भी है। पारे को 35 डिग्री से नीचे लेने के लिए थर्मामीटर को झटकाना, आपने देखा होगा थर्मामीटर को झटकाते हैं, तो ये भी उसने सही चीज़ करी है। यह निष्कर्ष निकालना कि सभी व्यक्तियों का तापमान ठीक 37 डिग्री हो, ये यहाँ पर गलत है कि बिल्कुल यही करना कि सभी व्यक्ति को जो तापमान है वो 37 डिग्री सेल्सियस ही है, नहीं, जो वहाँ पर अलग अलग कैंडिडेट हैं 5 उनका टेम्परेचर अलग अलग हो सकता है। तो ये यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट दिख रहा है, अवांछनीय संकेतन हमको दिख रहा है। कुत्तों में तापमान को मापने के तरीकों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की जिज्ञासा दिखाना, बिल्कुल जब बच्चों के टेम्परेचर नाप रहा है तो उसके माइंड में कहीं ना कहीं ये चीज़ आई होगी, क्यूरियोसिटी है वो उसके माइंड में जगी है कि फाइंडिंग इन्फॉर्मेशन ऑन हाउ टू मेजर द टेम्परेचर इन डॉग, ये भी पॉजिटिव है। ये वॉश एंड वाइप थर्मामीटर बिफोर यूज़, जग कर देना, उसको हिला देना थर्मामीटर को बिफोर ब्रिंग द लेवल ऑफ मर्करी बिलो 35, क्योंकि वो टेम्परेचर जब हम मेज़र करते हैं तो वो ऊपर आ जाता है, तो वही टेम्परेचर ना रहे इसलिए हम उसको हिला देते हैं ताकि जो मरकरी है वो बिलो 35 डिग्री सेल्सियस जो है वो आ जाए। कंक्लूजन ये निकालना कि टेम्परेचर जो है हर पर्सन का एग्जैक्टली 37 डिग्री सेल्सियस हो, तो यही यहाँ पर गलत है। इट मीन्स थर्ड ऑप्शन हो गया यहाँ पर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, अ साइंस टीचर विद इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेमवर्क वुड बी इन एग्रीमेंट टू ऑल द फ्लोइंग एक्सेप्ट। एक रचनावादी विचारधारा के तहत एक विज्ञान शिक्षक निम्नलिखित को छोड़कर सभी के लिए सहमत होगा। ये यहाँ पर हमको बताना है कि किसके लिए वो सहमत नहीं होगा, नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर ढूंढना है। रचनावादी विचारधारा में एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, खोजें कराई जाती हैं, प्रोजेक्ट वर्क दिए जाते हैं, मल्टीपल आइडियाज़ पर बच्चों के ध्यान दिया जाता है, वो सारा का सारा आपका रचनावादी विचारधारा कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेमवर्क के अंदर आ जाता है। तो नेगेटिव पॉइंट ढूंढने की कोशिश करेंगे। चलिए, लर्नर इंट्यूटिव आइडियाज ऑलवेज कॉरेस्पॉन्ड विद साइंटिफिक नॉलेज। देखिए यहाँ पर ये जो वर्ड आ गया है ऑलवेज, ये यहाँ पर पॉजिटिव वर्ड नहीं है। जो शिक्षार्थियों के जो स्वतः जात विचार होते हैं वो वैज्ञानिक ज्ञान से मेल खाते हैं, नहीं, वो हमेशा वैज्ञानिक ज्ञान से मेल नहीं खाते। हम पीछे कितनी बार पेडागोजी में पढ़ चुके हैं कि बच्चों को बहुत सारे मिसकंसेप्शन होते हैं, उनके जो आइडियाज़ हैं और जो साइंटिफिक नॉलेज है या जो नियम है, रूल हैं, उनसे उनकी जो विचार हैं वो बहुत अलग होते हैं। जैसे बच्चे जो हैं ये जैसे मैंने एग्जांपल बहुत बार दिया है, स्विमिंग वाला एग्जांपल दिया है कि बच्चे सोचते हैं कि पानी में अगर वो जाएंगे तो डूब जाएंगे, लेकिन उनको नहीं पता स्विमिंग अगर वो करेंगे तो वो नहीं डूबेंगे। तो जो उनके आइडियाज़ हैं और जो वैज्ञानिक ज्ञान है वो मेल नहीं खाते बहुत बार। और यहाँ पर ये कह रहे हैं ऑलवेज, ये क्वेश्चन में क्या बोला, वो हमेशा की तरह मैच खाते हैं साइंटिफिक नॉलेज से, तो यही पॉइंट यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। यही यहाँ पर कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेमवर्क की तहत नहीं होगा, तो ऑप्शन 1 ही हमारा आंसर होगा। बाकी सारे पॉइंट्स देख लेते हैं। लर्नर कम फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड एंड देयर परसेप्शंस एंड बिलीव्स वेरी, बिल्कुल ये पॉजिटिव पॉइंट है। शिक्षार्थी विविध पृष्ठभूमि से आते हैं और उनकी जो धारणाएं और विश्वास हैं वो अलग अलग हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बच्चे अलग अलग सोच रखते हैं, तो कहीं ना कहीं जब अलग अलग सोच होती है तो कहीं ना कहीं उनकी जो कंक्लूजन है वहाँ से बहुत अच्छा निकल कर आता है, और कहीं ना कहीं वो जो वैज्ञानिक थिंकिंग है उनकी कहीं ना कहीं वो डेवलप होती है, जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले करती है फ्यूचर में उनको नई नई चीज़ें खोज करने में। लर्नर्स आइडियाज़ दैट दे ब्रिंग टू क्लासरूम आर इम्पॉर्टेंट, जो बच्चे अपने विचार लेकर आते हैं कक्षा में, क्लासरूम में, वो महत्वपूर्ण होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं बिल्कुल, और टीचर को उन पर फोकस करना चाहिए कि बच्चा क्या सोचता है और उसी के अकॉर्डिंग उसका बाद में असेसमेंट करना चाहिए। लर्नर्स आइडियाज़ आर रेसिस्टेंस टू चेंज बाय कन्वेंशनल टीचिंग मेथड, जो पुराने टीचिंग मेथड थे उनके द्वारा बच्चों के जो विचार हैं वो बदलना मुश्किल है, बिल्कुल सही बात है। आजकल हम जो बच्चों के विचार हैं उनको बदलने के लिए, क्योंकि यहाँ पर हम
आपने पेडागोजी में बहुत बार पढ़ा है कि जो बच्चों के मिसकंसेप्शन होते हैं उनको बदलना बहुत मुश्किल है, वो आसानी से नहीं बदलते, वो टीचर से बहस करते हैं, वो मानने के लिए तैयार ही नहीं होते। तो जो पुरानी विचार, जो पारंपरिक शिक्षण अधिगम है, उसके माध्यम से हम ये विचार बच्चे के नहीं बदल सकते। जब हम नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, नई नई चीज़ें दिखाते हैं, खुद से प्रयास करके दिखाते हैं, उनको एनिमेटेड वीडियो दिखाते हैं, उनको फील्ड ट्रिप पर लेकर जाते हैं, तब जाकर वो खुद से जब देखते हैं चीज़ों को, तब पता चलता है उनको कि नहीं, जो वो सोच रहे हैं वो सही नहीं है, जो टीचर ने बताया वो सही है। तो वो चीज़ बदलने में बहुत टाइम लगता है, और जो पुरानी टीचिंग मेथड थे उनके थ्रू हम ये नहीं कर सकते, और यहाँ पर यही लिखा है। तो ये पॉइंट भी पॉजिटिव हो गया। तो जो निगेटिव पॉइंट था वो हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7th, टू मेक योर साइंस क्लास मोर जेंडर इंक्लूसिव यू मे डू ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। अपनी विज्ञान की कक्षा को और अधिक लैंगिक समावेशी बनाने के लिए निम्नलिखित को छोड़कर सभी कर सकते हैं, ये हमको बताना है। चैलेंजिंग स्टीरियोटाइप, बिल्कुल रूढ़ियों को चुनौती देना, जितनी भी स्टीरियोटाइप सोचें होती हैं उनसे बाहर निकलना। जैसे बच्चों के जो आज भी है बहुत सारी स्टीरियोटाइप थिंकिंग है कि लड़कियाँ जो होती हैं वो मैथ्स में वीक होती हैं, जो लड़कियाँ होती हैं वो कार अच्छे से ड्राइव नहीं कर सकती, बहुत सी चीज़ें हैं। ये जो स्टीरियोटाइप थिंकिंग है कि लड़कियां जो होती हैं वही काम करेंगी घर का, तो इनको चुनौती देना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। ये यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट है और हमको निगेटिव बताना है। सेलेक्टिंग एक्टिविटीज़ दैट एम्फेसाइज कोऑपरेशन एंड केयरिंग, बिल्कुल उन गतिविधियों का चयन करना जो सहयोग और देखभाल पर बल देती हों। ऐसी गतिविधियाँ टीचरों को करानी चाहिए जहाँ पर वो एक दूसरे को समझ सकें, लड़के जो हैं लड़कियों को समझ सकें और लड़कियाँ जो हैं वो लड़कों को समझ सकें और एक दूसरे की देखभाल भी कर सकें। तो ये पॉजिटिव पॉइंट होगा। टीचिंग स्टूडेंट टू रिकॉग्नाइज जेंडर इनइक्वालिटीज़, लैंगिक असमानताओं को पहचानने के लिए शिक्षार्थियों को सचेत करना, बिल्कुल जो जेंडर इनइक्वालिटीज़ है वो सारे पॉइंट्स टीचर वहाँ पर दिखाएगा। देखिए इस तरह की असमानता हैं तो कहीं ना कहीं वो बच्चे को प्रभावित करेंगी। जब वो साथ में रहेंगे तो वो बिल्कुल समझेंगे, और जब एक दूसरे की परवाह करेंगे तो वो इस चीज़ को भी समझेंगे कि हाँ ये गलत है, इस तरह की इनइक्वालिटीज़ नहीं होनी चाहिए। तो ये भी हमारा पॉजिटिव पॉइंट होगा। एनकरेजिंग गर्ल्स टू बी मोर कॉम्पिटिटिव देन बॉयज़, ये तो यहाँ पर उनमें और लड़ाई करवा देगा, कहीं ना कहीं निगेटिविटी आ जाएगी और वो एक दूसरे से नफरत करने लगेंगे। तो ये पॉइंट यहाँ पर निगेटिव है। लड़कियों को लड़कों की तुलना में अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए प्रोत्साहित करना, तो ये निगेटिव पॉइंट होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 ही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th जो एग्जाम में बना, अ टीचर बॉट इनटू हर क्लासरूम हाफ kg ऑफ फ्लोर, आटा लेकर आई, सम वार्म वाटर, कुछ गर्म पानी लेकर आई टीचर, शुगर और खमीर, शुगर और ईस्ट जो है वो क्लास में लेकर आई, एंड आस्क फ्लोइंग क्वेश्चन, और उसने कुछ जो प्रश्न है वो बच्चों से पूछे, उन प्रश्नों को पहचाने जो कि अपसारी हैं, जो कि क्वेश्चन क्या है आपके डाइवर्जेंट हैं, जहाँ पर बच्चे अलग अलग आंसर देंगे। मल्टीपल थिंकिंग जो है वो हमें देखने को मिलेगी, वो हमारा डाइवर्जेंट होता है, वो हमारा अपसारी सोच होती है। चलिए 2 ऑप्शन यहाँ पर, मतलब 4 क्वेश्चन में से 2 जो हैं वो हमारे डाइवर्जेंट होंगे, जैसा कि हमें ऑप्शन में दिख रहा है। व्हाट डू यू थिंक, देखिए जब भी ऐसे आ जाता है व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं, इसमें तो खुद ही दिख रहा है कि बच्चे जो हैं अलग अलग तरीके से सोचेंगे। तो ये तो हमारा डाइवर्जेंट क्वेश्चन हमको दिख रहा है कि व्हाट डू यू थिंक आई एम गोइंग टू डू विद ऑल दिस थिंग, मैं इन सभी वस्तुओं से क्या करने वाली हूँ। तो बच्चे अलग अलग आंसर देंगे, कोई बोलेगा केक बनाएंगी मैम, कोई कुछ और बोलेगा बिस्किट बनाएंगी मैम। तो इस तरह की चीज़ें बच्चे वहाँ पर बोलेंगे, मल्टीपल आंसर्स वहाँ पर आएंगे। तो ये डाइवर्जेंट क्वेश्चन है, तो ए तो हमारा आंसर होगा। ए हमको ना इस ऑप्शन में दिख रहा है ना इस ऑप्शन में दिख रहा है। अब हमारे आंसर या तो ए बी हैं या ए सी हैं, ठीक है। अब हमें बी और सी को ही देखना होगा कि कौन सा डाइवर्जेंट क्वेश्चन है। डी तो हमारा बाहर हो गया, ठीक। विल शुगर डिजॉल्व इजीली इन वार्म वाटर, विल ईस्ट डिजॉल्व इन वाटर, देखिए क्या चीनी गर्म पानी में आसानी से घुल जाएगी। देखिए ये डाइवर्जेंट क्वेश्चन होगा, क्योंकि बच्चों नॉर्मली जो पानी घोल में चीनी घोलते हैं वो नॉर्मली ठंडे पानी में घोलते हैं, शरबत वगैरह बनाने के लिए, शिकंजी वगैरह बनाने के लिए। गर्म पानी में चीनी बहुत ही रेयर से बच्चे घोलते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर डाउटफुल है। तो बच्चे मल्टीपल आंसर यहाँ पर दे सकते हैं, और ये डाइवर्जेंट की तरफ इशारा कर रहा है कि विल शुगर डिजॉल्व इजीली इन वार्म वाटर, क्या चीनी गर्म पानी में आसानी से घुल जाएगी, क्योंकि बच्चों ने घोली नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर जो है ये डाइवर्जेंट क्वेश्चन की तरफ इशारा कर रहा है। तो ए और बी जो है यहाँ पर हमारे आंसर होंगे जो
सीटेट वालों ने भी माना। विल ईस्ट डिजॉल्व इन वाटर, क्योंकि बच्चे देखते हैं जब हम इडली डोसा बनाते हैं तो उसमें ईस्ट जो है वो डाला जाता है या बेकिंग पाउडर डाला जाता है जो इजीली उनमें घुल जाता है। तो ये कहीं ना कहीं डाइवर्जेंट की तरफ इशारा नहीं कर रहा क्या खमीर पानी में घुल जाएगा। तो जो आंसर है वो आपका हो जाएगा ए और बी, ये दोनों जो है डाइवर्जेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 हो गया हमारा आंसर। 9th क्वेश्चन, द एडवांटेज ऑफ कंडक्टिंग फील्ड ट्रिप ओवर यूजिंग एजुकेशनल सॉफ्टवेयर इज दैट, शैक्षिक सॉफ्टवेयर के उपयोग की तुलना में क्षेत्र भ्रमण कराने का लाभ यह है कि जो फील्ड ट्रिप कराए जाते हैं बच्चों को लेकर जाया जाता है, कहीं नर्सरी में लेकर जाता है, कहीं कभी क्या होता है बच्चों को फैक्ट्रीज़ में लेकर जाया जाता है, कभी फार्मिंग के जो बड़े बड़े फार्मिंग के जो लैंड होते हैं वहाँ पर लेकर जाया जाता है। तो ये फील्ड ट्रिप क्यों इंपॉर्टेंट है रादर देन एजुकेशनल सॉफ्टवेयर, जो एजुकेशनल सॉफ्टवेयर है उसकी तुलना में। इट इवॉल्व्स ऑल द सेंसेस, बिल्कुल इसमें सभी इंद्रियां शामिल होती हैं। बच्चे देखते हैं, सुनते हैं, मतलब हर तरीके से महसूस करने की कोशिश करते हैं, वो टेस्ट भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके सारे सेंसेस जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। बिल्कुल इसीलिए हम फील्ड ट्रिप कराते हैं ताकि बच्चे अपने सारे सेंसेस को, क्योंकि साइंस में ऑब्जर्वेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो ऑब्जर्वेशन, थिंकिंग, हाइपोथाइजिंग, वो सारी चीज़ें बच्चे वहाँ पर सीखेंगे कि कैसे हम परिकल्पना करेंगे। वो सारा का सारा फील्ड ट्रिप में कहीं ना कहीं होगा। तो ए तो हमारा पॉजिटिव पॉइंट है और ए हमको 3 ऑप्शन में दिख रहा है, तो बी तो ऑप्शन हो गया हमारा बाहर। और बी ऑप्शन बाहर होता है तो कहीं ना कहीं सी और डी जो है वो भी यहाँ पर क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। बाकी हम देख लेते हैं और भी क्वेश्चन क्या कह रहा है। इट कैन कैटर टू लार्ज ग्रुप, यह बड़े समूह को शामिल करता है। बिल्कुल यहाँ पर जो है ज़्यादा बच्चे जा सकते हैं। फील्ड ट्रिप में आप क्या होता है आपने देखा होगा बहुत 2-2 3-3 क्लासेस को एक साथ लेके जाया जाता है, तो ये भी पॉजिटिव पॉइंट है। और हम यहीं से देख रहे थे जब सी डी बाहर हो गया तो सी भी नहीं आएगा और डी भी नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन भी बाहर हो रहे थे। तो ए और बी जो है वही हमारे सही होंगे और पहला ऑप्शन ही हमारा सही होगा। बाकी दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है। इट कैन बी अरेंज इजीली एंड क्विकली, फील्ड ट्रिप आसानी से हो जाता है। टीचर को क्या ये सोचकर फील्ड ट्रिप करना चाहिए, कभी भी नहीं। हमें तो ये सोचकर फील्ड ट्रिप ऑर्गेनाइज करना चाहिए कि बच्चों की कैसे वहाँ पर जो वैज्ञानिक सोच है वो विकसित हो, कैसे बच्चे जो हैं खुद से काम करना सीखें, खुद से सोचें, खुद से जो है वो परिकल्पना करना सीखें, हाइपोथाइजिंग करना सीखें। तो यहाँ पर ये बिल्कुल भी तरीका नहीं होगा। इट गिव्स इंडिविजुअल अटेंशन, यह व्यक्तिगत ध्यान देता है। नहीं, यहाँ पर टीचर व्यक्तिगत बच्चे पर ध्यान नहीं दे पाता, वो ग्रुप्स में बच्चों को देखता है कि बच्चे क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं। तो ए और बी यहाँ पर सही हो गया, मतलब पहला ऑप्शन। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द सीक्वेंस ऑफ योर लेसन प्लानिंग यूजिंग इंक्वायरी अप्रोच। इंक्वायरी अप्रोच से क्वेश्चन आया ही आया है हर सेट में। जांच उपागम का उपयोग करके आपके पाठ नियोजन का क्रम क्या होना चाहिए, पूरा क्रम बताना है, तीनों को सीक्वेंस में लगाना है। अगर हम अप्रोच कौन सी फॉलो कर रहे हैं, इंक्वायरी, जो हमारी जांच उपागम है वो अप्रोच हम यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, स्टिमुलेट स्टूडेंट इंटरेस्ट, बच्चों की रुचि को उत्प्रेरित करें। सबसे पहले तो बच्चों का इंटरेस्ट ही जगाना इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चे का इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो वो एक्टिविटी करेगा ही नहीं, वो जांच जो है वो करेगा ही नहीं। तो बी सबसे पहले आना चाहिए और बी हमको सबसे पहले सिर्फ 4th ऑप्शन में ही दिख रहा है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम अपने आंसर पर भी पहुँच गए कि सबसे पहले तो क्या होगा, अगर हम बच्चे से कोई जाँच करवानी है तो उसका इंटरेस्ट जगना ज़रूरी है, जब भी वो क्या करेगा उसमें आगे फर्दर जाँच करेगा। तो सबसे पहले हमने क्या करा, उसको उसकी रुचि को जो है वो उत्प्रेरित किया, उसको स्टिमुलेट किया। तो पहले हमारा बी आ जाएगा। उसके बाद वैज्ञानिक शब्द प्रस्तुत करने से पहले चर्चा के लिए पर्याप्त समय प्रदान करना, बिल्कुल प्रोवाइड प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर डिस्कशन बिफोर प्रेजेंटिंग द साइंटिफिक टर्म। जो भी चैप्टर आप पढ़ाना चाहते हैं उसको प्रेजेंट करने से पहले बच्चों को डिस्कशन का टाइम देना चाहिए। उससे और भी ज़्यादा जो जांच करने की जो उनका इंटरेस्ट है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा। तो बी के बाद ए आएगा। फिर गिव अपॉर्चुनिटी फॉर एप्लीकेशन ऑफ द